स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां पर हम टीचर एजुकेशन से संबंधित मुद्दों या पहलुओं पर वीडियो का निर्माण करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच पाए जो वर्तमान में बीएड फर्स्ट ईयर कर रहा है। आप हमसे इसी नाम से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकती हैं। वहाँ पर हम पीडीएफ से संबंधित जो फाइलें हैं उनको शेयर करते हैं। ठीक इसी तरह आप एजुकेशन से संबंधित अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में 4 वाइवा होंगे। इन चारों वाइवा में आपसे इन फाइलों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटियों में ये वाइवा होते ही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में ये 2 वाइवा पहले हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में और 2 वाइवा सेकंड ईयर में हो जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सभी बीएड कॉलेजों को एक तरह से एफिलिएशन जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा दी जाती है और एनसीटी का जो सिलेबस या जो टॉपिक तैयार किए जाते हैं वही सभी कॉलेजों में बीएड कॉलेज में मान्य होते हैं और उसी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके यूनिवर्सिटियां अपने यहाँ लागू कर देती हैं। तो ईपीसी के तहत 4 वाइवा लिए जाते हैं। उनमें से एक वाइवा जो है वो महत्वपूर्ण कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये वाइवा आपका बहुत ही अच्छा होता है। आजकल अधिकांशतः कंप्यूटर हम चला लेते हैं, लेकिन सामान्य प्रश्नों के बारे में हमें इतनी अधिक जानकारी नहीं होती, जिस वजह से ये हमारा वाइवा जो है वो अच्छा नहीं जाता है। आप में से ही बहुत से विद्यार्थियों के इस संबंध में व्हाट्सएप मैसेज आए और कुछ एक ने हमें कॉल करके सलाह भी दी कि इस तरह एक वीडियो का निर्माण किया जाए। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन ये 6th ए और बी हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ ये 7th ए और बी हैं, जिनमें कि टोटल 50 मार्क्स हैं। 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा और 20 नंबर आपके इंटरनल कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। तो पैटर्न यही है सभी यूनिवर्सिटियों में, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि कुछ यूनिवर्सिटियों में रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट और ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन ये फर्स्ट ईयर में ले लिए जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटियों में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये सेकंड ईयर में ले लिए जाते हैं। लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों में पैटर्न सेम ही है। ईपीसी यानी कि एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी टीचर की प्रोफेशनल कैपेसिटी को इतना अच्छा करना कि वो इसका फ्यूचर में एक टीचर के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके, जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित एक पार्ट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो यहाँ आपसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी चीज़ पर पहले आईसीईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से एक पेपर जो कि कंप्यूटर बेस्ड था, जिसमें कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं लगभग उन्हीं को टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब 2 ईयर बीएड में सिलेबस कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया गया है कि नाम जो है वो थोड़ा बदल दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की एक सामान्य सी कोई भी परिभाषा आप अपनी तरफ से याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन प्रोसेस ऑन डाटा, जो कि डाटा पर प्रोसेस यानी कार्य करती है। डाटा, अब यहाँ डाटा अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज डाटा इन कंप्यूटर, तो डाटा जो है वो 0 से 9 A to Z ये जो नंबरिंग और जो अल्फ़ाबेट हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर में डाटा के रूप में प्रयोग किया जाते हैं विद वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत ही तेज़ गति से और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी, यानी कि
बहुत ही शुद्धता के साथ, यानी कि इसमें कभी भी गलती नहीं की जाती। एक छोटा सा कैलकुलेटर जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। उसमें आप जितनी मर्जी बार आप कैलकुलेशन कर लो, जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, छोटी कैलकुलेशन में जितना समय लगता है उतना ही समय जो है वो बड़ी कैलकुलेशन में लगता है। हालांकि इसको अगर कंप्यूटर वगैरह में देखा जाए तो हो सकता है टाइम का कुछ सेकंड से भी कम का अंतर आता हो, लेकिन नॉर्मली यही लगता है कि दो संख्याओं को जोड़ने में जितना टाइम लगता है उतना ही 10 डिजिट की संख्याओं को जोड़ने में लगता है। तो कंप्यूटर की एक सामान्य सी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कि कंप्यूटर एक विद्युत चलित मशीन है जो डाटा पर बहुत ही गति और शुद्धता के साथ कार्य करता है। इसके द्वारा किए गए कार्य में कभी भी गलती नहीं होती है। कंप्यूटर कभी भी कार्य में गलती नहीं करता है। जैसे हम देखें कि बैंक में आजकल एटीएम मशीन लगी हुई है, तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप वहाँ से निकलवा सकते हो। इससे कम या ज़्यादा कंप्यूटर कभी भी, कंप्यूटर की जो एटीएम मशीन है, एटीएम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, कभी भी गलती नहीं करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपके पैसे जो है वो मशीन में रुक जाते हैं, और ऐसे में जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं तो आपका टोटल वो अमाउंट चेक कर लेते हैं कि कितने पैसे थे और कितना अब एक्स्ट्रा है, तो उस हिसाब से आपके वो कैमरा देख करके आपके पैसे दे देते हैं। तो मतलब गलती कभी भी नहीं होती। कुछ एक तकनीकी कारणों से वो पैसे रुक जाते हैं, तो 1 या 2 दिन बाद वो आपको वो दे दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर की एक सामान्य परिभाषा जो है वो यहाँ आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर में अब तक 5 जनरेशन हुई हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इनकी टाइम पीरियड भी आप हल्का सा अगर याद रख लें कि 1942 से 59, 1959 से 65, 1965 से 1975, 1975 से 1988 और 1988 से एट प्रेजेंट तक, यानी वर्तमान में जो है वो 5वीं जनरेशन जो है वो चल रही है। अब इन कंप्यूटर जनरेशन में क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इनमें अंतर आया? तो पहली जनरेशन जो 1942 से 59 तक थी उसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब दिखने में लगभग ऐसी होती थी और ये कांच की बनी हुई होती थी, तो इस वजह से कंप्यूटर जो है वो चलता हुआ बहुत ज़्यादा हीट लेता था, और ये वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा गर्म होने की वजह से कभी कभार क्रैक भी हो जाती थी, और इस वजह से कंप्यूटर जो है वो इतना आसानी से प्रयोग नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो लगभग एक कमरे के साइज़ का माना जाता था कि इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उनमें ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाने लगे। इस वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो पहले की बजाय काफ़ी छोटा हो गया और कंप्यूटर अब आसानी से प्रयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप, जो कि दिखने में ऐसी थी, का प्रयोग किया जाने लगा। अब कंप्यूटर जो है वो पहले की बजाय बहुत छोटा हो गया और स्पीड वगैरह का भी काम बहुत अच्छा होने लगा। उसके बाद जब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो फोर्थ जनरेशन में आईसी का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये वेरी लार्ज, यानी कि इसकी बजाय ये आईसी बहुत छोटी थी और बहुत स्पीड से काम करती थी। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन का जब कंप्यूटर आया तो उसमें आईसी ही थी, लेकिन अल्ट्रा लार्ज जो आईसी हैं उनका प्रयोग होने लगा, जो कि अब प्रोसेसर के रूप में जिसे देखा जाता है। तो तीनों ही अंतिम तीनों जनरेशन में आईसी का ही प्रयोग होता था, लेकिन चौथी जनरेशन में वेरी लार्ज और 5वीं जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज जो आईसी हैं वो प्रयोग की जाने लगी। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की श्रेणी में माने जाते हैं। जिस तरह मनुष्य का दिमाग का काम करता है, बहुत से कामों को एक साथ कर सकता है, उसी तरह ये कंप्यूटर भी बहुत से कामों को, अनगिनत असंख्य कामों को एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उपग्रह के प्रक्षेपण में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं और उपग्रह के द्वारा एक ही सेकंड में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो होती हैं वो हमारे ब्रह्मांड के किसी एक भाग की या बहुत बड़े भाग की भेज दी जाती है, और उन पिक्चर्स के आधार पर
कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन कर करके बता देता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मनुष्य के दिमाग की तरह कंप्यूटर अब काम करने लगा है। एक कंप्यूटर बहुत से कामों को एक साथ आसानी से कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम करता है जितना कि उसमें कमांड सेट की हुई होती है। जैसे कि 1 and 1 2, तो वो 2 ही बोलेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यानी कि कंप्यूटर में कहीं भी जो एक तरह से मानवता है, भाव है, संवेग है, उन चीज़ों की अभी भी कमी है। इसलिए कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर ही है। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट की। तो कंप्यूटर के अगर मेन पार्ट की बात की जाए तो कंप्यूटर के मेन पार्ट जो होते हैं वो सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड। प्राइमरी लेवल पर ये 3 ही कंप्यूटर के मेन पार्ट माने जाते हैं। ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के काम को और अच्छा और आसान करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस जो है वो कीबोर्ड का ही एक अल्टरनेट के रूप में, उसके सहायक के रूप में या उसके काम को जल्दी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जिनको शॉर्ट की या शॉर्ट कमांड अच्छे से याद होती हैं वो माउस का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ठीक इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो साउंड स्पीकर। ये स्पीकर नॉर्मल स्पीकर होते हैं जो कंप्यूटर से अटैच हो जाते हैं और ये आवाज़ वगैरह सुनने के लिए काम आते हैं। ठीक इसी तरह इसके साथ एक पार्ट आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर से हम कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं उस टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू में ये एक स्टार्ट बटन है और स्टार्ट बटन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक रीस्टार्ट बटन है। कंप्यूटर को जो फर्स्ट टाइम ऑन किया जाता है तो स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर किन्हीं कारणों से अगर हैंग हो जाता है, चलना रुक जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में रीस्टार्ट बटन का प्रयोग करके कंप्यूटर को ऑफ किए बिना उसे एक बार फिर से शुरुआत की जाती है। कंप्यूटर पूछा जा सकता है आपसे कि स्टार्ट और रीस्टार्ट बटन में क्या डिफरेंस है। तो जब कंप्यूटर एक तरह से हैंग हो जाता है, जाम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में रीस्टार्ट बटन दबा करके कंप्यूटर को बिना ऑफ किए हुए एक बार फिर से स्टार्ट किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर का जो दूसरा मेन पार्ट है मॉनिटर, तो मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह दिखाई देता है। ये दिखने में एक टीवी के जैसा है। सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सीपीयू से आकर के जुड़ते हैं। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इन 6 पार्ट्स के अलावा अगर आप स्कैनर यूज़ करते हो तो स्कैनर जो है वो भी सीपीयू में आकर के जुड़ता है। सीपीयू के अंदर जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहां पर इनको जोड़ा जा सकता है। तो इन सभी को एक साथ एक रूप में सीपीयू के साथ जोड़ा जाता है, और सीपीयू के साथ जोड़ने के बाद में इनको प्रयोग में लिया जा सकता है। इसलिए सीपीयू को द ब्रेन एंड द हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर जो है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जो कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड यानी कि बहुत सी बटनों का एक बोर्ड। अब इस कीबोर्ड में कुछ चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो कीबोर्ड में सबसे पहले F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती हैं जो कि विशेष तरह का कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें F1 जो है वो हमेशा हेल्प के लिए प्रयोग की जाती है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी भाषा में कहीं भी कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो उन सभी सॉफ्टवेयर में F1 का प्रयोग हमेशा ही हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है या कोई संस्था सॉफ्टवेयर बनाती है तो उस सॉफ्टवेयर में F1 वो हमेशा ही उस सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर आप हेल्प लेना चाहते हो के बारे में ऑप्शन रखा जाता है। तो इन बटनों के बारे में भी आपसे कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कंप्यूटर का वाइवा लेना है और 100 बच्चों का अगर वाइवा लेना है तो अब आप देख लीजिए कि इतने अधिक प्रश्न जो है वो कंप्यूटर की फाइल में नहीं बनते हैं। इसलिए बहुत से प्रश्न जो है वो रिपीट किए जाते हैं कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने बटन हैं। तो इसमें औसतन जो है वो 102 104 के करीब बटन होते हैं। कुछ एक बटन कम ज़्यादा कर करके इनमें जैसे कुछ अलग यहाँ
अलग बटन दे दिए जाते हैं स्पेशल, जैसे वॉल्यूम से जुड़े हुए, नेट से जुड़े हुए, या कुछ अन्य चीज़ से जो प्रिंट की कमांड से जुड़े हुए, तो ऐसी कंडीशन में बटन बढ़ जाते हैं। वैसे 102 या 104 के करीबन इसमें बटन होते हैं। ये जो एक कीबोर्ड दिख रहा है ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है और इसमें इतने ही बटन लगभग होते हैं। तो कीबोर्ड की सबसे जो लंबी बटन है ये इसको स्पेस कहा जाता है, द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन। इसके साथ साथ अगर इसमें एंटर की बात की जाए तो जब आप टाइपिंग वर्क कर रहे हो अल्फ़ाबेट के रूप में तो आप इस एंटर का प्रयोग करते हो, और जब आप न्यूमेरिक पैड का प्रयोग करते हो तो ये एंटर प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ कीबोर्ड में 2 एंटर होते हैं। ये नॉर्मल टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ ये जो है ये एक न्यूमेरिक पैड है। जिस तरह से आप कैलकुलेटर का प्रयोग करते हो उसी तरह कंप्यूटर में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब कैलकुलेशन की जाती है तो इस कैलकुलेट पार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर 4 एरो की हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। आप कंप्यूटर पर कर्सर को जिस साइड लेके जाना चाहते हो इन एरो की सहायता से आप इनको लेके जा सकते हो। टाइपिंग के दौरान कंट्रोल और अल्ट इनका प्रयोग जो है वो कुछ विशेष कमांड के रूप में किया जाता है। जैसे कंट्रोल का प्रयोग शॉर्ट की के रूप में किया जाता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कंट्रोल ए सभी को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। तो अल्ट और कंट्रोल जो है ये शॉर्ट की हैं और इनका कीबोर्ड के इस टाइपिंग पार्ट में दोनों ही साइड प्रयोग होता है। जैसे 2 ये अल्ट है और 2 ही ये कंट्रोल है। ठीक इसी तरह ये जो एक बटन हमें दिख रहा है जिस पे कोई नाम न हो करके एक चित्र छिपा है तो इसे विंडो बटन कहते हैं, और ये विंडो बटन भी 2 हैं। इसी तरह शिफ्ट जब हम कोई कैपिटल लेटर देते हैं या स्मॉल लेटर देते हैं, नॉर्मल स्मॉल लेटर टाइप होता है और शिफ्ट के साथ वो दबाने से कैपिटल लेटर बनता है। हिंदी की टाइप करते दौरान आप किसी अक्षर को आधा अक्षर के रूप में देना चाहते हो बिना स्वर के, जैसे क, तो ऐसे में आप शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ ये जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं इनको अल्फ़ाबेट बटन कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक टैब बटन है। टैब बटन का प्रयोग जो है वो टैब और स्पेस दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन स्पेस बटन का प्रयोग टाइपिंग करते समय जब एक अक्षर का स्पेस देना हो तब किया जाता है, और टैब बटन का प्रयोग जब आप एक टेबल बना रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप बनाते हो नेम जिसमें सभी स्टूडेंट के नेम, और दूसरा उससे थोड़ा सा आगे जगह छोड़ करके आप लिखते हो फादर नेम, तो सभी स्टूडेंट के फादर नेम, तो तब ऐसी कंडीशन में टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे जो शब्द हैं नेम एक लाइन में आएंगे, फादर नेम जो है वो बिल्कुल एक लाइन में आएंगे। एक लाइन मतलब बिल्कुल दिखने में एक जैसे, एक समान, उनमें आगे पीछे नहीं होंगे। इसी तरह अगर थर्ड कॉलम में मदर नेम लिखा जाता है तो फिर टैब का अगर आप प्रयोग करते हो तो वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होते हैं। तो इस तरह कीबोर्ड की ये सामान्य जानकारी है जो आपसे पूछी जा सकती है। कीबोर्ड के बाद में अगर माउस की बात की जाए तो माउस में लेफ्ट और राइट 2 क्लिक होते हैं। औसतन जो माउस होते हैं उनमें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक 2 बटन होते हैं। इसके साथ साथ बीच में एक स्क्रॉल बटन भी होता है जिसको आपके घुमा करके पेज को अप एंड डाउन कर सकते हो। माउस को जब भी हम प्रयोग करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का बटन लेफ्ट बटन के रूप में, राइट साइड का बटन राइट बटन के रूप में, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक इस रूप में प्रयोग किया जाता है। औसतन माउस की लेफ्ट बटन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। राइट बटन का जो प्रयोग होता है वो कुछ विशेष कंडीशन में ही होता है, जैसे कॉपी कमांड के लिए, पेस्ट कमांड के लिए या कुछ अन्य के लिए। और स्क्रॉल बटन जो है वो एक गोल बटन होता है, इसको आप उंगली से घुमाओगे तो घूमने के साथ ही आपका पेज जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कंप्यूटर के इन पार्ट्स के बारे में ये सामान्य जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में बात आती है प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर जो है वो आजकल फोटोकॉपियर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये एचपी का एक प्रिंटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप ये एक यहाँ ऊपर की साइड इसका एक ढक्कन है जिसे ओपन
ऊपर की तरफ खोल करके आप इसमें कोई कागज रख के दोबारा बंद करके और यहाँ से बटन कमांड डालोगे तो आपका जो फोटोकॉपी के रूप में भी प्रयोग हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसको सीधा अपने वायर के द्वारा सीपीयू से जोड़ा हुआ है तो जब आप कमांड दोगे तो ऐसी परिस्थिति में ये नॉर्मल प्रिंटर की तरह भी काम करेगा। तो प्रिंटर जो है वो एक तरह से दोनों ही काम कर सकता है, नॉर्मल प्रिंट के रूप में भी और एक फोटोकॉपियर के रूप में भी। तो ये चीज इस बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज की अगर हम बात करें तो आजकल लगभग प्रत्येक जगह कंप्यूटर का जो है वो बहुत बड़े रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में हम देखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में या बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में कंप्यूटर जो है वो प्रयोग किए जा रहे हैं। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जा चुकी है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, या अच्छे जो कॉलेज हैं वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी होती है जहाँ के आप कंप्यूटर के माध्यम से बुक्स को जो है स्टडी कर सकते हो। तो एजुकेशन सेक्टर में इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, रिसर्च टाइप के लिए, रिसर्च वर्क टाइप करने के लिए, रिसर्च की कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से रिसर्च वर्क में कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक इसी तरह हॉस्पिटल में भी अगर आप जाते हो तो वहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स जो हॉस्पिटल हैं, उन एम्स हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ आपको एक सीरियल नंबर या आपका एक नंबर दे दिया जाता है। उस नंबर के अकॉर्डिंग आप भारत के किसी भी एम्स में जा करके अगर अपनी रिपोर्ट चेक करोगे तो आप देख सकते हो, आप घर बैठे भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हो। और जो डॉक्टर हैं उनके पास भी कंप्यूटर होता है, वो आपका उसमें जब सीरियल नंबर डालेंगे तो आप कब कब किस किस तरह आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या कुछ आपके मतलब मेडिकल में टेस्ट वगैरह हुए, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं एक ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक इसी तरह जो सामान्य हॉस्पिटल है जिसकी कोई ज़्यादा बड़ी ब्रांचें नहीं है या जो एक ही स्थान पर एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी कंप्यूटर में आपका डाटा फीड कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का बहुत बड़े स्तर से प्रयोग किया जा रहा है। बैंक जो है वो एक जगह और दूसरी जगह अलग अलग जगह इनकी ब्रांच होती है और आप बैंकिंग का प्रयोग अपने घर पर बैठे हुए मोबाइल ऐप या लैपटॉप के माध्यम से पैसे लेन देन के लिए भी कर सकते हो। और बैंकों में आप सभी जो अकाउंट होल्डर हैं उनके अकाउंट कंप्यूटर में रखे जाते हैं और वहीं से उनका लेन देन जो है वो ऑनलाइन सेट हो जाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी, बस में, रेल में, एयर में, इनकी जो टिकट वगैरह बुकिंग के लिए है या इनका जो शेड्यूल वगैरह देखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। रेलवे में आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल ऐप से या लैपटॉप से इंटरनेट के माध्यम से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो या ट्रेन का टाइम वगैरह देख सकते हो। ये सामान्य बिंदु है क्योंकि इस फाइल में इतने अधिक प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि आप ट्रेन की टिकट बुक करनी हो तो आप क्या करोगे, तो आप कह सकते हो कि हम मोबाइल ऐप के माध्यम से या बहुत सी साइट हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम ट्रेन की टिकट बुक जो है वो कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें, जितने भी उपग्रह हैं उन सभी को प्रक्षेपित करने से लेकर उनको संचालित करने तक का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। आजकल हम देखें फिल्मों में एनिमेशन वगैरह डालने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक छोटे से भाग को बहुत बड़ा किया जा सकता है, एक बहुत बड़े भाग को एक छोटा सा किया जा सकता है। कभी कभार क्रिकेट के मैच लाइव देखने के दौरान हम देखते हैं कि जो कैमरामैन होते हैं वो बहुत ही दूर की किसी बिंदु का एक तरह से जूम कर करके हमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, कई बार दिखता है कि उनके जो कैमरे होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के या उनके जो एक तरह से लेंस होते हैं वो कुछ इतने महंगे और बढ़िया क्वालिटी के होते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक की फ़ोटो जो है वो आसपास कोई समुद्र है, बीच है, वहाँ पे बैठे हुए पक्षी आपस में कलरव करते हुए पक्षियों की वो फ़ोटो दिखाते हैं। और फिर जब उसको जूम करके दूरी कम की जाती है तो हमें तो लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा दूरी तक दिखा सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के माध्यम से इन चीज़ों को बहुत आसानी से और बढ़िया से किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट किया जाता है, फिर उस इनपुट पे प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट में, और उसके बाद में प्रोसेसिंग के बाद में उस पर आउटपुट होता है। तो यहाँ इनपुट
जो होता है वो, जैसे कि मानव शरीर की अगर हम बात करें, हम किसी चीज़ को कानों के माध्यम से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं या मुंह से किसी चीज़ को खाते हैं, तो तीनों ही परिस्थिति में हम उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग को इनपुट कर रही हैं, फिर दिमाग उस चीज़ के बारे में सोचता है और सोच करके फिर उस चीज़ की आउटपुट, जैसे हम मुंह से बोल करके करते हैं या हाथ के इशारों वगैरह के माध्यम से करते हैं, तो ये चीज़ें आउटपुट के रूप में काउंट की जाती है। तो कंप्यूटर में भी इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट होती है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस का जो कार्य होता है वो कौन से भाग में होता है। तो प्रोसेस का जो भी कार्य होता है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। जिस तरह हमारे शरीर का पूरा प्रोसेस कार्य हमारे दिमाग में होता है, उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को माना जाता है। तो अब इनपुट से जो पार्ट इनपुट के लिए कार्य किए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर एक तरह से प्रिंटर का ही पार्ट है, इसमें किसी चीज़ को एक पेपर वर्क के रूप में स्कैन करके कंप्यूटर में पीडीएफ फाइलें वगैरह तैयार की जाती हैं। तो इसी तरह आउटपुट से आउटपुट डिवाइस बनती हैं। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, जो कि दिखने में एक टीवी के जैसा होता है, साउंड स्पीकर जिससे हम कंप्यूटर से आवाज़ बाहर की तरफ सुनते हैं, प्रिंटर जो कि कंप्यूटर में कोई भी टाइप की हुई फाइल या स्कैन की हुई फाइल है, बच्चों के नोट्स वगैरह हैं, बुकलेट वगैरह हैं, उनको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके देखा जा सकता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की 2 इनपुट डिवाइस बताओ, कंप्यूटर की 2 आउटपुट डिवाइस बताओ। तो इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि दिखने में एक टीवी के जैसा होता है, तो आप यहाँ उत्तर के रूप में मॉनिटर बता सकते हैं। स्कैनर और प्रिंटर, इन दोनों को जोड़ करके फोटोकॉपियर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह का सामान्य जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जिन्हें आप सामान्य रूप में छू करके देख सकते हो। इनपुट और आउटपुट जितनी भी डिवाइस हैं ये सारी की सारी हार्डवेयर के अंदर आती हैं, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या साउंड स्पीकर है, या आप एक जॉयस्टिक का प्रयोग करते हो गेम खेलने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हार्डवेयर पार्ट हैं। हार्डवेयर पार्ट के बाद में इन पार्ट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो कि कंप्यूटर के इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ करके चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर के पार्ट हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और इन हार्डवेयर के पार्टों को आपस में जोड़ करके, जैसे सीपीयू में सबसे पहले मदरबोर्ड फिट किया जाता है, उसके बाद में उसमें जैसे उसकी पावर सप्लाई फिट करके जिस पार्ट को जितनी पावर सप्लाई देनी है उतना पावर सप्लाई का सेटअप किया जाता है। फिर इसमें हार्ड डिस्क जोड़ी जाती है केबल के माध्यम से। पहले हार्ड डिस्क को एक जगह कसा जाता है, फिर उसको केबल के माध्यम से मदरबोर्ड से जोड़ देते हैं। उसके बाद जो सीपीयू को बंद किया जाता है और मदरबोर्ड का एक पार्ट सीपीयू की बैक साइड में ओपन रहता है, वहाँ पर आप मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को या किसी भी अन्य चीज़ को जोड़ सकते हो। तो इस चीज़ को एक तरह से असेंबलिंग करना कहते हैं। असेंबलिंग करने के बाद में अब इसमें की जाती है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडो है, एमएस ऑफिस है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है। ये सारे के सारे जो है वो सॉफ्टवेयर के रूप में आते हैं। सॉफ्टवेयर को भी आगे चल करके 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को आपस में जोड़ करके उनसे कार्य करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को सबसे पहले जोड़ा जाता है, फिर इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। इनका कार्य केवल और केवल, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य केवल और केवल कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को आपस में जोड़ करके उनसे कार्य करवाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में सबसे पहले विंडो इंस्टॉल की जाती है। कंप्यूटर में जब तक विंडो इंस्टॉल नहीं की जाएगी तब तक कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि विंडो है, विंडो इंस्टॉल करने के बाद में उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, डाले जाते हैं, और उसके बाद में कंप्यूटर में व्यक्ति जिस तरह का कार्य करना चाहता है उसी तरह का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें डाल दिया जाता है, उस तरह का कार्य उससे कंप्यूटर से करवाया जा सकता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं के आधार पर हमने कुछ वीडियो का निर्माण किया हुआ है। इन वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियो में यहाँ जब आप साम और पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव से संबंधित हमारी जो वीडियो हैं उन वीडियो के यहाँ लिंक दिए हुए हैं, और इन लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन वीडियो को भी आप देख लें, क्योंकि इसमें सामान्य कंप्यूटर के प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं के आधार पर वीडियो का निर्माण किया गया है। तो इस तरह का भी आपसे कोई प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप अपना वाइवा बहुत अच्छा देना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी ये जो कंप्यूटर की वीडियो है वो भी आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पे इन वीडियो को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे, और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में बीएड से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी या जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब परीक्षाएं होंगी तो उस तरह उस समय में इन सभी वीडियो को आप देख करके बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग नहीं किए जाते हैं तब तक एक आम आदमी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जितनी भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे उतनी ही तरह का कंप्यूटर से अधिक तरह का कार्य करवाया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मली MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कंप्यूटर का निर्माण करती है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि ऑफिशियल जितने भी वर्क हैं उनको करने के लिए प्रयोग किया जाता है। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इनका आसानी से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है और लंबी वीडियो जो है वो विद्यार्थी बहुत कम देखते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को में MS ऑफिस या अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा न करके इस वीडियो को ज़्यादा लंबे करने से बचेंगे। तो इसके साथ साथ पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि डिजाइनिंग से संबंधित काम किया जाता है। ठीक इसी तरह कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइनिंग के लिए और बेहतर और अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाता है। इसी तरह फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर है, तो इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से फ़ोटो को बहुत अच्छे ढंग से उसमें शाइनिंग ली जा सकती है, कई पार्ट्स को उसमें जोड़ा और देखा जा सकता है। जैसे मैरिज की जो एल्बम होती है उसमें जितनी भी फ़ोटो जो डिजाइनिंग वगैरह की जाती है वो सारा का सारा काम जो है वो फोटोशॉप के माध्यम से किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के संबंध में ये बहुत से सामान्य प्रश्न हैं जो अक्सर बच्चों से रिपीट के रूप में पूछे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे जो चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है ये सभी बिंदु वो हैं जो आपके कंप्यूटर की फाइल में पहले से बने हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके पास व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके और हमारा जो इन वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। तो मिलते हैं एक नई कंप्यूटर की वीडियो में, जहां आपसे हम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक पार्ट है पेपर के रूप में, जिसमें कि वाइवा लिया जाता है और इसमें वाइवा वॉइस जो करवाया जाएगा वहाँ कंप्यूटर के संबंध में आपसे जो एक सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इससे जुड़ी हुई PDF फाइलों के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ा हुआ, स्टडी से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप हमें बताइए, उसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में आवश्यक रूप से करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद।